ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था एक करंट कैरिंग लूप के लिए। करंट कैरिंग लूप के लिए जो डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था वो इस तरह से था, m इक्वल टू एन आई ए, और m एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर वेक्टर कहाँ पर होगा, इधर वेक्टर होगा n कैप। व्हाट इज n कैप? n कैप is the direction normal to the plane of the loop which is determined by the right handed system। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम की हेल्प से एन कैप का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, यानी जो एन कैप होगा वही एम वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, किस तरह डिटरमाइन करते हैं? मान लो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, हमने रेक्टेंगुलर के लिए किया था NIA, सर्कुलर वाले के लिए भी एप्लीकेबल है। तो राइट हैंडेड सिस्टम से एन कैप का डायरेक्शन और यू कैन से एम वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड कैसे करते हैं? तो सपोज़ इस लूप में करंट इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, इस केस में ये एन कैप का डायरेक्शन होगा। एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, और वही एम का डायरेक्शन होगा, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इस करंट कैरिंग लूप के लिए ऐसे होगा। तो I यहाँ पर करंट है और A ये जो एरिया है लूप के अंदर जो एरिया आ रहा है वो हो जाएगा। N है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एक लूप है इसके ऊपर और एक लूप है, इसके ऊपर और एक लूप है, तो वही N हो जाएगा। ठीक है, सिंगल लूप है तो N इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर करंट जा रहा होता है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया जाता और थंब आ जाता बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड, यानी एम वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाता। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या था? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट से आया एम्पियर, एरिया से आया एम्पियर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर स्क्वायर। करंट इनटू एरिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर पिछले लेक्चर में गलत बता दिया गया हो, आई थिंक शायद गलत बता दिया था, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कह दिया था, तो उसको वहाँ पर ठीक कर लेना, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, बिकॉज ये करंट इनटू एरिया है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग लूप के लिए। अब हमें जो पढ़ना है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों होगा? वो तो करंट कैरिंग लूप नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डाइपोल मोमेंट कहा जा रहा है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है मान लो, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अपने साथ चार्ज लेकर के जा रहा है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री एलिमेंट्री मैटर पार्टिकल है, और वो जब किसी पाथ पर चलता है तो साथ में अपना चार्ज लेकर के भी जाता है। तो करंट कैरिंग लूप में और यहाँ हमें एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है। करंट कैरिंग लूप में भी सर्कुलर पाथ पर, या कहो कि एक लूप में करंट जा रहा है, करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, यहाँ भी चार्ज जा रहा है। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहा है, अगर हम ये पता लगा लें तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो एक इक्विवेलेंट करंट है उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ एक करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेकर जा रहा है, जनरली उसको E से डिनोट किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज कैरीड बाय ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरीड बाय ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना है? E है। कितना टाइम लगा
इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में, सपोज इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है r, तो टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस चला है सर्कमफेरेंस के बराबर और स्पीड है v, तो टाइम हो गया 2πr/v। तो इतना चार्ज इतने टाइम में इस पूरे सर्कुलर पाथ पर चला, तो जो इक्विवेलेंट करंट होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से जो करंट के इक्विवेलेंट क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी। देयरफॉर इक्विवेलेंट करंट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये रहा टाइम 2πr/v, तो आ गया EV/2πr। ये हो गई इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये करंट आ गई। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो अभी जैसे पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न भी होता है, बट यहाँ पर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट करंट लूप है उसमें एक टर्न है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, I इंटू ए, तो I इंटू ए कर दो, I मल्टीप्लाइड विद ए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यू से डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में म्यू एल लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोशन, तो म्यू लिख लेते हैं फिलहाल। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू ए। ए क्या चीज़ है, ये जो इक्विवेलेंट लूप आ रहा है इसका एरिया, तो हो गया EV/2πr इंटू एरिया कितना, πr²। ये जो यहाँ पर लूप बन रहा है r रेडियस का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो म्यू यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये r की एक पावर डिवाइड कर दो, पाई डिवाइड कर दो, तो आ जाता है EVr/2। दिस इज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन बात तो यही है हमारी, लेकिन इसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपेयर किया जाए, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, फिर भी कंपैरिजन करने से हमें एक रिलेशन मिल जाता है दोनों का, जो काम आता है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब 11 क्लास में पढ़े थे, तो आई होप अभी तक याद होगा मोमेंटम का क्या मतलब है, एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन निकाला जा सकता है, बिकॉज L एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी R क्रॉस P। तो R क्रॉस P, और P क्या चीज़ है, लीनियर मोमेंटम, तो P की जगह लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। P है लीनियर मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, V किस तरफ है, तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ से R क्रॉस V अगर करेंगे, R क्या होता है, सेंटर से जहाँ पर पार्टिकल है उस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है, ये R हो गया, ये V हो गया। तो R क्रॉस P करके देख लो कि L वेक्टर किस तरफ आ रहा है, तो देख लेते हैं R किस तरफ है, R क्रॉस P, यानी कि R का जो डायरेक्शन है उधर राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है और P की तरफ कर्ल करना है, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही L का डायरेक्शन हो जाएगा। तो R ऐसे जा रहा है, R का ये डायरेक्शन था और V इस तरफ था, तो फिंगर्स को इधर मोड़ा तो थंब हमारा अंदर की तरफ आ गया, यानी कि जो L वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जैसा डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज़ नॉर्मली इनवर्ड, हमेशा नहीं, इस केस में जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है। ऐसे हमने निकाल लिया डायरेक्शन। खैर, तो मैग्नीट्यूड है MVR एंगुलर मोमेंटम का, अगर इन दोनों को कंपेयर करें और म्यू बाई L निकाल लें,
म्यू बाई एल, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाता है, म्यू बाई एल। म्यू बाई एल हमने निकाला ई वी आर बाई टू डिवाइडेड बाय एम वी आर, तो मिल गया ई बाय टू एम। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है ये ई बाई टू एम। इसको अगर ऐसे लिख लें 1/2 ई बाई एम, तो ई बाई एम क्या होता है, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कहीं पर। ई बाई एम क्या होता है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो चार्ज और मास का जो रेशियो है, चार्ज और मास का रेशियो, आउटवर्ड किसका डायरेक्शन बता रहे हो, आउटवर्ड, आउटवर्ड किसका डायरेक्शन है, अभी तो देखा आर इधर वी इधर, आर से वी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा तो थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड नहीं हुआ। ओके, तो ई बाई एम क्या चीज़ है, ये है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। ई बाई एम इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो, और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। इस केस में पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो म्यू बाई एल क्या आ रहा है, स्पेसिफिक चार्ज का आधा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक कांस्टेंट है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बट इसको याद रख लेना है कि ई बाई टू एम होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अब अच्छे वाले एग्ज़ाम्स आईआईटी और जेई जो, वो अलग बात है, बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले पहले होते थे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशंस को याद रखना ज़रूरी है। और क्या कर सकते हैं, इस जो अभी कैलकुलेशन हमने किया है और इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और एक चीज़ भी की जा सकती है कि अगर बोर्स थ्योरी यहाँ पर यूज़ करें, बोर्स थ्योरी अगर यहाँ यूज़ करें और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें MVR, तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो है NH/2π, इतना है। यहाँ पर H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, N क्या है कि कौन से वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, जो पॉसिबल ऑर्बिट्स होते हैं उनमें से कौन सा वाला। तो MVR की वैल्यू NH/2π लिख सकते हैं। अब अगर MVR की वैल्यू को यूज़ करें म्यू बाई एल की वैल्यू निकालने के लिए या म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो क्या आता है। तो म्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, म्यू की वैल्यू आ गई थी EVR/2, ठीक है। तो अगर हम VR की वैल्यू यहाँ पर लिख लें तो क्या आती है, VR की वैल्यू तो क्या आएगा, ENH/4πm, इतना आ जाता है। VR की वैल्यू निकालकर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। और अगर n को 1 ले लें, यानी कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट अगर ले लेते हैं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, NH/4πm, ठीक है, NH/4πm। दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेट्रॉन नहीं है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस क्वांटिटी का यूज़ कहाँ होता है, ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ाई करते हैं वहाँ पर काम आता है, ठीक है। ये है बोर मैग्नेटॉन, तो इनको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, बस फार्मूला में वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, n = 1, n = 1, तो और क्या था, E था, EH/4πm, ये है बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जो कि कांस्टेंट होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, म्यू का डायरेक्शन हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये जो डिस्कशन था ये तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब म्यू का डायरेक्शन देखें,
तो म्यू का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेफिनीशन के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंडेड सिस्टम से। राइट हैंडेड सिस्टम से कैसे? जैसे अभी लिखा था m = IA n कैप, तो n कैप का डायरेक्शन कैसे निकाला? करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया तो हमें n कैप का डायरेक्शन पता चला। तो इस केस में देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, और कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन किधर माना जाता है? इलेक्ट्रॉन के चलने के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो इस डायग्राम में अगर करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लॉकवाइज, तो जो करंट होगा अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन करंट का होगा, जो इक्विवेलेंट करंट हमने निकाला था ये इक्विवेलेंट करंट का डायरेक्शन होगा। और इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो ये जो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है ये म्यू का डायरेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में जो करंट होगा उससे डिसाइड होगा, ऐसे आएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ म्यू वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था? एल का जो डायरेक्शन था वो नॉर्मली इनवर्ड आ रहा था, मतलब जो म्यू वेक्टर का डायरेक्शन है वो एल वेक्टर मतलब क्या? मैग्नेटिक एल वेक्टर मीन्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ म्यू वेक्टर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। तो अगर इन दोनों के डायरेक्शन को रिलेट करना है तो म्यू बाई एल की जो वैल्यू आई थी E/2m, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? म्यू इक्वल टू लिख लेते हैं, म्यू इक्वल टू E/2m इंटू एल, और अब वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म म्यू वेक्टर इज इक्वल टू E/2m, ठीक है, और डायरेक्शन एल वेक्टर का म्यू से अपोजिट आ रहा है तो यहाँ पर एल वेक्टर लिखेंगे बट यहाँ एक माइनस साइन लगा देंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में दोनों का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोर मैग्नेटॉन का कोई डेफिनेशन थोड़ा ही होता है, वो तो क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या था? EH/4πm, ये है बोर मैग्नेटॉन। तो डेफिनेशन तो किसी टर्म का होता है, ये टर्म नहीं है, एक क्वांटिटी है EH/4πm कि इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट होगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो होगा, उसमें इनका जो रेशियो था, किनका? म्यू और म्यू की जो वैल्यू थी, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नॉट रेशियो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू थी फर्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट में EH/4πm, इसी को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। EH/4πm सबकी वैल्यू डाल दो तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन, उसकी जो वैल्यू है उसी को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। अगर तुम्हें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का आ गया तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लिया हमने, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी करंट कैरिंग लूप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप है, कोई दूसरा भी अगर करंट कैरिंग लूप होगा तो वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। और अगर हम और उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एंटिटी, कोई भी अरेंजमेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इट मीन्स उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। देखो इस बात को समझो, इसका मीनिंग क्या है। जैसे करंट कैरिंग लूप हमने लिया था, या चलो सोलेनॉइड ले लेते हैं। सोलेनॉइड याद होगा क्या चीज़ होता है। मान लो हमने एक सोलेनॉइड ले लिया ऐसे, ठीक है, और इसमें करंट पास कराया। तो छोटे क्लासेस में भी 10 क्लास में भी पढ़ा होगा
कि सोलेनॉइड में जब हम करंट पास करवाते हैं तो वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। एक साइड उसका नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साइड साउथ पोल बन जाता है। तो ऐसा क्यों? तो सोलेनॉइड में जब हमने पढ़ा था तो किस तरह से ऐसे करंट जा रहा है, तो एक साइड इसका नॉर्थ हो गया, मान लो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ पोल का मतलब है कि यहाँ पर दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, और ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जहाँ दो पोल्स होंगे उसको कहते हैं डाईपोल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स हैं तो इसको कह दिया हमने मैग्नेटिक डाईपोल। ये टर्म मैग्नेटिक डाईपोल ये 10 क्लास में नहीं पढ़ा था, 10 क्लास में बस ये पढ़ा था कि सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब मैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या सिमिलरिटी है देखो ज़रा। मैग्नेट भी हम बनाते हैं ऐसे, इधर नॉर्थ इधर साउथ। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पहले देख लो क्योंकि वो जाना पहचाना है। कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाते हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखाते हैं और साउथ से एंटर करते हुए, इस तरह से मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, ठीक है। सोलेनॉइड में भी इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो इसमें भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं नॉर्थ से बाहर निकलते हुए और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हुए, ऐसे बना लिया। और भी बना सकते हैं ऐसे। और अगर सोलेनॉइड का डायग्राम याद करो, लॉन्ग सोलेनॉइड का, तो उसमें भी हमने इसी तरह से बनाया था। लेकिन सोलेनॉइड का डायग्राम जब बनाया था तो उसमें याद करो कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने जब सोलेनॉइड को ऐसे कट किया था लेंथ के लॉन्ग, तो क्या बोला था कि यहाँ पर वायर्स के जो एंड्स दिखाई दे रहे हैं उनसे करंट बाहर निकल रहा है, और यहाँ जो वायर्स के एंड्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इन करंट एलिमेंट्स के लिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ऐसे, फॉर एग्जांपल इसके लिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, ठीक है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, यहाँ करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे आया, और फिर इसी तरह से और सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो यहाँ अंदर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का आता है, और फिर हमें अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है। तो भले ही हमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का दिखाई दे रहा है, बट अगर ध्यान से देखें तो सोलेनॉइड के अंदर जो ऐसे लूप्स बने हुए हैं, बहुत सारे करंट लूप, हर लूप का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाता है, और फिर हमें इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। क्लियर है? दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लूप हैं, कुछ होंगे 6-7 लूप्स हैं, अगर हम लूप्स का नंबर कम कर दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही दिखेगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा। नंबर ऑफ़ लूप्स को कम करते चले जाओ, सिर्फ एक ही लूप ले लिया, मान लो एक लूप, तो भी नॉर्थ ऐसे बाहर निकल रहा है, नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, और इधर साउथ होगा, साउथ से फील्ड लाइन एंटर कर रही होगी, अभी भी वैसा ही होगा। और ध्यान करो, एक डायग्राम बनाया था हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, जिसमें ये भी कहा था कि वो एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये अगर हमने ऐसे बना लिया एक करंट कैरिंग लूप, इस तरफ ले लेते हैं डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये करंट कैरिंग लूप लिया और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से अगर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन आ रहा है थंब का, यानी कि यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ, उसको हम नॉर्थ कह सकते हैं, जिधर से एंटर कर रहे हैं उसको साउथ कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन सारी बातों को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो ऐसा बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिधर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जिधर से एंटर करता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। यानी कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई अरेंजमेंट जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो हम कहेंगे कि वो एक मैग्नेट है, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। मैग्नेट तभी कहेंगे जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसलिए हम मैग्नेट कह रहे हैं। दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसमें सारा डिस्कशन इसी बात पर बेस्ड होगा, एक टर्म पर बस बेस्ड होगा जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी मैटर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से होते हैं,
और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता कहाँ से? जैसे ये करंट लूप्स हैं, इनमें तो पता चल रहा है करंट की वजह से आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं मैटर की, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक मैग्नेट ही ले लिया, मैग्नेट जिस मटेरियल से बना हुआ है, किसी अलॉय से बना होगा या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा, तो क्वेश्चन यही है कि मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? क्या सारे मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं? जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये मैग्नेटिक नहीं होते हैं। बहुत से मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक नहीं होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम भी कुछ हद तक, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से कुछ मटेरियल मैग्नेटिक कहे जाते हैं और कुछ नॉन मैग्नेटिक? ठीक है, तो अगले चैप्टर में हमारा यही डिस्कशन होगा कि व्हाट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विच मेक्स ए मटेरियल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो इसका जवाब है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैटर की प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करता है, ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बोला गया था ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आगे डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में।